बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट टूवर्ड डिस्कशन ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ यूनिट 3 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दैट इज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट के अंदर वाटर की इंपॉर्टेंस बताई थी और अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की बात करने जा रहे हैं, तो मैं आपको शुरू पे ही बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट इस वजह से भी है बिकॉज ये स्मार्ट सिलेबस के अंदर पार्ट 1 के अंदर आप लोगों ने सारा का सारा चैप्टर नहीं पढ़ा था और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से जो कि आप लोगों ने शायद पार्ट 1 के अंदर डिटेल के साथ ना पढ़ी हो, स्पेशली रिलेटेड टू स्ट्रक्चर्स। तो मोनोसेक्राइड के स्ट्रक्चर्स, डाइसेक्राइड के स्ट्रक्चर्स, देन पॉलीसेक्राइड के स्ट्रक्चर्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए ये जरा कंसेप्चुअल है यूनिट, तो इसको अच्छी तरह से गौर से आप लोग लेक्चर्स को देखें। तो टिल एंड मेरे साथ अटैच रहना है आप लोगों ने। तो जो लोग पहली दफा इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें, +923466139239। ये ऑल ओवर पाकिस्तान सारे स्टूडेंट्स का एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया हुआ है जिसके अंदर आप फ्री ऑफ कॉस्ट शामिल हो सकते हैं जस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नाम और शहर के नाम के साथ मेरे इस नंबर पर आप लोगों ने मुझे सेंड कर देना है। तो मैं इंशाल्लाह जी आपको इस ग्रुप के अंदर शामिल कर लूंगा। इसके अलावा फेसबुक के ऊपर आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं आमिर इसाक ऑनलाइन के नाम से, और फेसबुक के ऊपर ही मेरा जो बायोलॉजी का ग्रुप चल रहा है उसका लिंक मैं आपको शो कर रहा हूँ, सो बायोलॉजी विद आमिर, वहां पर भी आपको मटेरियल, हेल्पिंग मटेरियल मिल सकता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। सो कार्बोहाइड्रेट्स में से नंबर 1 जो आप लोगों को उसकी डेफिनेशन है उसी को क्लियर कर लेना है। एक तो इसकी जनरल डेफिनेशन होती है, इसका जनरल फार्मूला उसकी बेस पर, लेकिन जो केमिकल डेफिनेशन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें क्योंकि इसमें से कोई भी चीज आपको ऑप्शंस के तौर पर दी जा सकती है। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। इसमें पहली बात याद रखने वाली यही है कि इसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन का वर्ड है, एंड का वर्ड नहीं है। तो एक कार्बोहाइड्रेट में एक वक्त में या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन। और स्पेशली ये जो बात है ये मोनोसेक्राइड्स जो कि उसके सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके ऊपर अप्लाई होती है स्पेशली। इसलिए बाकियों को आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे वो भी ज़हन में रख लें। अब इसमें देखें आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ चीजें मिसिंग है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे लिखा हुआ है चेंज टू सच सब्सटेंसेस ऑन सिंपल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं ये कैसे बन सकते हैं किसी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से। सो उसके अंदर 3 चीजें रोल प्ले कर सकती हैं, वो कौन कौन सी? नंबर 1 हाइड्रोलिसिस, नंबर 2 ऑक्सीडेशन एंड नंबर 3 रिडक्शन। अब आपकी टेक्स्ट बुक ने सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलिसिस का बताया हुआ है कि दीज आर द कॉम्प्लेक्स molecules which on hydrolysis yield polyhydroxyaldehyde और कीटोन सब यूनिट्स। लेकिन आपको अगर पूछा जाए कि क्या मोनोसेक्राइड्स भी ब्रेक हो सकते हैं, क्या उनसे भी आगे छोटे वाले कंपाउंड्स बन सकते हैं, क्या एक मोनोसेक्राइड की ब्रेकडाउन से क्या फर्दर कोई मोनोसेक्राइड मिल सकता है? हमारे माइंड में क्या आता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपकी बुक ने आपको क्या लिख कर दिया होता है कि दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर्स। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड बट दे कैन बी ब्रोकन डाउन। अब उसमें ग्लाइकोलिसिस के अंदर स्पेशली आप जब पढ़ते हैं ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, और यू नो कि उसके अंदर आप लोगों को बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में ये सारा कुछ मैंने पीछे बताया। तो आपने क्या पढ़ा जी? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट विच इज अ मोनोसेक्राइड, वो जब स्प्लिट करता है तो उससे जो दो बनते हैं C3 कंपाउंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये दोनों भी क्या हैं? ये दोनों भी मोनोसेक्राइड्स हैं, दोनों ट्राइयोसिस हैं। इसका मतलब एक मोनोसेक्राइड की ब्रेकडाउन से फर्दर मोनोसेक्राइड्स मिल सकते हैं, बट उस प्रोसेस को फिर हम हाइड्रोलिसिस नहीं कहेंगे, उसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस आ सकता है। तो इस वजह से ये जो ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, हाइड्रोलिसिस है, ये तीनों ही इन्वॉल्व होंगे कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन के हवाले से, जिससे हम उससे सिंपल कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में फर्दर क्या याद रखना है कि ये वर्ड कहां से आया? सैकराइड से वर्ड आया। इसलिए जब हम मोनो के साथ सैकराइड कहते हैं या डाई के साथ या पोली के साथ, तो सैकराइड का मतलब आपको ऑप्शंस में पूछा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे द वर्ड सैकराइड्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये भी ज़हन में रख लें कि कोई वर्ड किसी लैटिन वर्ड से आता है, समटाइम किसी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड होता है। तो इस वजह से कौन सा वर्ड किस लैंग्वेज का वर्ड है ये जरूर आप लोग ज़हन में रखेंगे जब भी कहीं पर ये कोई बात आई। तो सैकराइड ग्रीक वर्ड है जी सैकरॉन, और सैकरॉन का मतलब क्या होता है? शुगर।
तो इसी वजह से आप लोग फिर मोनोसेक्राइड का मतलब कहते हैं 1 शुगर यूनिट, डाइसेक्राइड का मतलब 2 शुगर यूनिट्स, ट्राई का मतलब 3 शुगर यूनिट्स और पॉलीसेक्राइड का मतलब मैनी शुगर यूनिट्स। ठीक है, तो ये शुगर का मतलब है, जिसका शुगर मतलब है। इसी तरह से आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की शुगर यूनिट्स की बेस पर ही, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। अब इनके जो मोटे मोटे से मेजर से डिफरेंसेस हैं वो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नंबर 1, मोनोसेक्राइड के अंदर सिंगल शुगर यूनिट है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, और फ्यू से मुराद आपकी बुक ने आपको बताया 2 to 10, यानी कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 10, यानी इन अदर वर्ड्स एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, तो इसी वजह से हम वर्ड बोलते हैं ओलिगो। और जब हम पोली कहते हैं तो हैव मोर देन 10, लेकिन मोर देन 10 के आगे मैंने ब्रैकेट में थाउजेंड्स का मेंशन किया हुआ है, क्योंकि पॉलीसेक्राइड्स के अंदर ज्यादा तौर पर थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स होते हैं, तो इसलिए आप लोगों को इसमें पोली का वर्ड मिलेगा मैनी। सेकंड पॉइंट क्या है, टेस्ट के हवाले से, मोनोसेक्राइड स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ओलिगोसेक्राइड लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं। जैसे शुगर का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे टेस्ट में कमी आती जाती है, इसी वजह से पॉलीसेक्राइड टेस्टलेस होते हैं, उनका कोई जायका नहीं होता। तीसरा आपने डिफरेंस याद रखना होता है, इजीली सॉल्युबल इन वाटर है, ओलिगोसेक्राइड लेस सॉल्युबल हैं, और पॉलीसेक्राइड या तो इनसॉल्युबल होते हैं या स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। इसका मतलब काफी मुश्किल से हल होते हैं। इससे भी एक बात पता चली कि जैसे जैसे शुगर यूनिट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है, तो समटाइम ये पूछा जाता है बाय द इंक्रीज ऑफ शुगर यूनिट्स सो सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन कांस्टेंट। तो इसका आंसर होगा डिक्रीज हो जाएगी, जायका भी कम होगा, सॉल्युबिलिटी में भी कमी आएगी। सेकंड लास्ट, बल्कि लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, ये मैं अभी आपको पॉइंट थोड़ा सा डेफिनेशन में क्लियर कर चुका हूं, बता चुका हूं कि अगर आप मोनोसेक्राइड्स की बात करेंगे, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर्स, बट दे कैन बी चेंज इनटू सिंपल शुगर्स बाय सम अदर प्रोसेसेस लाइक ऑक्सीडेशन। ओलिगोसेक्राइड्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर्स, जैसे सुक्रोज की हम ब्रेक डाउन करेंगे, वाटर को ऐड करके, हाइड्रोलिसिस कहते हैं, एडिशन ऑफ वाटर, ये पिछले लेक्चर में मैं आपको सारा बता चुका हूं। तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से मिलेगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, इसी तरह से स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से मिलेंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, और ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस तो नहीं हो सकती बट इसकी ऑक्सीडेशन से हमें फर्दर सिंपल शुगर्स मिल सकती हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन की तरफ। अब मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन दो तरह से की जाती है। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप हमने डेफिनेशन के अंदर देख लिया, या तो एल्डिहाइड होता है या फिर कीटोन होता है। तो अगर एल्डिहाइड है तो इसके अंदर आप लोगों को डेफिनेटली एल्डो शुगर का वर्ड मिलेगा, यानी ऐसी शुगर को जिसमें एल्डिहाइड होगा तो इसको एल्डो शुगर, या उसको एक ही वर्ड अगर आप देना चाहें तो एल्डोज कहेंगे। ये भी अपने नॉलेज में रख लें कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी कंपाउंड के एंड पर ओज लिखा हो, OSE, तो वो मोस्टली क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, और अगर किसी के एंड पर एज लिखा हो, ASE, तो वो मोस्टली क्या होते हैं, एंजाइम्स। तो इसी वजह से शुगर्स को हम ओज के साथ शो करते हैं, तो कीटो शुगर को हम कीटोज कहेंगे, एल्डो शुगर को एल्डोज कहेंगे। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर अभी जस्ट एक एग्जांपल दी गई है, बाकी मैं आपको फर्दर अभी बताता हूँ बाद में। एल्डो शुगर की एग्जांपल याद रखेंगे जी, ग्लिसरॉल्डिहाइड, और कीटो शुगर की एग्जांपल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसके अलावा कौन से एल्डो शुगर्स और कौन सी कीटो, वो फिर मैं बाकी ग्रुप में आपको अभी जो बताता हूँ उसमें बताता हूँ जी। इनका स्ट्रक्चर भी आप लोग ज़हन में रखेंगे, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर भी आपकी बुक में बना हुआ है, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। अगर आप इसको फर्दर कुछ कहना चाहें तो इसको एल्डो ट्राइओज कहेंगे और इसको कीटो ट्राइओज कहेंगे। अब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, ये भी ज़हन में रख लें कि आइसोमर का मतलब, इनका जनरल फार्मूला अगर कहेंगे तो वो है C3H6O3। अब जनरल फार्मूला से रिलेट करके भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको देनी है, वो ये कि जब आप जनरल फार्मूला में CXH2OY कहते हैं तो उसमें X और Y सेम भी हो सकता है और X और Y डिफरेंट भी हो सकता है, बट जब आप मोनोसेक्राइड्स का जनरल फार्मूला कहते हैं तो वो होता है CnH2ON, यानी इसमें फिर C और O यानी दोनों सेम नंबर शो करते हैं। कार्बन का नंबर अगर 3 है तो ऑक्सीजन का भी 3 होगा, कार्बन का 4 है तो ऑक्सीजन का भी 4 होगा, और हाइड्रोजन का नंबर हमेशा डबल होगा देन ऑक्सीजन। ये आप इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स नाम देते हैं, बिकॉज दे आर डिहाइड्रेटेड कार्बन्स, या इन बल्कि डिहाइड्रेटेड नहीं कहना चाहिए, हाइड्रेटेड कार्बन्स। हाइड्रेटेड कार्बन्स इस वजह से बिकॉज दे हैव द सेम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एज इन वाटर। ये पॉइंट मैंने बीच में अभी लिखा नहीं हुआ, लेकिन जो आपको मैं पीडीएफ के नोट्स इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा उसमें ये बात भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वो पीडीएफ के नोट्स भी आपको इस सारे लेक्चर के कहां पर मिलेंगे, गूगल क्लासरूम ऐप
उसको इंस्टॉल करना है। 500 रुपीज जस्ट मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट से। जितना भी मटेरियल है मेरे पास भी पीडीएफ की फॉर्म में, मेरा पर्सनल मटेरियल जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं वो वहां पर मैं यूनिट वाइज शेयर करता जा रहा हूँ। और जो कोई भी अगर इन केस उस गूगल क्लासरूम ऐप को इंस्टॉल करके गूगल क्लासरूम में आना चाहे, मेरा स्टूडेंट बनना चाहे वहां पे, तो उसके लिए जस्ट 500 रुपीज मैंने फी रखी हुई है, जो कि जैस कैश या इजी पैसा के थ्रू आप मुझे इसी नंबर पे सेंड कर सकते हैं। तो उसका फायदा क्या होगा कि जब आपको मैं स्टूडेंट बनाऊंगा उस क्लास के अंदर, तो उसका पिछला मटेरियल जितना भी मैंने शेयर किया होगा वो भी आपको एज सच वहीं पे मिल जाएगा। तो इस वजह से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जब ज्वाइन करते हैं, पिछला मटेरियल नहीं मिलता, लेकिन जो उसके बाद शेयर होता है वो मिलता है, लेकिन गूगल क्लासरूम में पिछला मटेरियल भी आपको सारे का सारा मिल जाता है। हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स में ही फर्दर कार्बन की बेस पर। अब कार्बन की बेस पर जो क्लासिफिकेशन है वो कि 5 क्लासेस है हमारे पास, बिकॉज कार्बन का नंबर कितने से कितने तक हो सकता है, 3 to 7। ये मैं आपको एक बात छोटी सी बता दूं कि आपकी बुक के अंदर एक छोटी सी गलती है, वो मैं जरा पहले नोट करवा दूं, फिर मैं इसके बाद आपसे आगे फर्दर बात करता हूं। जी बच्चों, ये मैंने ना अब आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पेज नजर आ रहा है, आपकी टेक्स्ट बुक का पेज ओपन किया है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की इंफॉर्मेशन हैं। यहाँ पर अगर इन केस आप देखेंगे तो जनरल फार्मूला, यानी कि किसी कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला, मैं इसको बल्कि हाईलाइट करता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा आसानी से ये चीज़ दिखाई दे सके। तो ये देखें, ये जनरल फार्मूला बिल्कुल सही लिखा हुआ है, CxH2OY, और इसके अंदर x की वैल्यू जैसे मैं आपको बता रहा था ये 3 से लेकर मैनी थाउजेंड तक हो सकती है। अब उसने क्या किया, उससे गलती ये हुई कि जब वो मोनोसेक्राइड के जनरल फार्मूला की बात करता है तो उसने यही लाइन उठाकर कट करके वहां पेस्ट कर दी। इसका मतलब आपका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट गलत हो सकता है अगर आप मोनोसेक्राइड में भी यही बात याद रखें। जैसे कि अब आपको मैं ले जाता हूं इससे नेक्स्ट पेज पर और वहां पर आपको दिखाता हूं कि उसने क्या किया हुआ है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपकी बुक में जो बहुत बड़ी गलती है, आपने उसको गलत याद नहीं करना। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वाले पेज के ऊपर मोनोसेक्राइड की पेज बात करते हुए। तो मोनोसेक्राइड के अंदर उसने आप लोगों को फर्दर कार्बन के नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन दी। मैं आपको नोट करवाता हूँ, ये देखिएगा जो आपकी बुक के अंदर ये पैराग्राफ है जहां पर आप लोगों को उसके जनरल फार्मूला की बात की गई है, और उसके साथ साथ उसने आप लोगों को जो फर्दर जो है वो लिख कर दिया हुआ है। ये जरा देखें, मैं अब इसको भी हाईलाइट करता हूँ जरा, तो आपको जरा अंदाजा हो जाएगा कि बुक ने कितनी बड़ी गलती की। तो देखें इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है जी मोनोसेक्राइड्स विद 3 to 7 कार्बन्स, ये तो बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। आगे लिखा हुआ है दीज आर कॉल्ड ट्राइओजेस टेट्रोजेस, ये भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। और उससे अगली बात, दे हैव जनरल फार्मूला CH2ON वेयर n इज द होल नंबर फ्रॉम 3 to 7,000। ये 100% गलत बात, ठीक है। तो आपको 1000 नहीं याद करना, ठीक है। उससे गलती क्या हुई कि वो पीछे वाली बात 1000 वाली बात ही यहाँ पर उसने दोबारा लिख दी। मोनोसेक्राइड्स के अंदर मैक्सिमम कार्बन का नंबर 7 होता है, मिनिमम 3 होता है, यानी 2 कार्बन वाला कोई मोनोसेक्राइड नहीं है और 8 कार्बन वाला भी कोई मोनोसेक्राइड नहीं है। और ये तो 7000 में चला गया। और आपको पुरानी बुक्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे अपनी बुक, उसमें लिखा नजर आएगा 3 to many thousand। तो 3 to many thousand वाली बात सारे कार्बोहाइड्रेट्स की बात है। मोनोसेक्राइड के अंदर बात करते हुए हम 3 to 7 कहेंगे, 3 to 7,000 नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने अभी आपको बताई है, तो इसको जरूर जहन में रखिएगा याद करते हुए कि इसको आपने सही करके याद करना है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हम चलते हैं जरा दोबारा से अपने उस लेक्चर की तरफ जो कि मैं आपको भी दे रहा था। तो आप दोबारा से इसके ऊपर आ जाएं, ये मैं जरा क्लियर कर दूंगी। ये जो जारी बात है कि मैंने वहां पर हाईलाइट किया है तो उसने यहाँ पर भी वो मेंशन कर दिया। चले अब हम चलते नहीं जरा इस क्लासिफिकेशन के अंदर, ट्राइयोजेस नंबर ऑफ कार्बन कितने याद रखने हैं, 3 एग्जांपल्स, दो याद करनी है, ये ज़हन में रख लें। फेडरल की बुक जो है वो आप लोगों को, ये जरा मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगी इसको, स्लाइड शो में कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि फेडरल की बुक के अंदर से आप लोगों को एग्जांपल्स याद करनी है, उसमें हर एक की 2 एग्जांपल्स हैं, यानी हर ग्रुप के अंदर एक एल्डो शुगर का नाम और एक कीटो शुगर का, समटाइम एक से ज्यादा भी नाम होंगे, बट कम से कम एक एल्डो शुगर एक कीटो शुगर का नाम जरूर याद रखना है, ताकि जब पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एल्डो शुगर, आपको पता हो कि ये एल्डो है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कीटो, आपको पता हो कि ये कीटो है। तो ट्राइयोज के अंदर ग्लिसरैल्डिहाइड इज एल्डो शुगर एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन इज कीटो शुगर। तो ये ज़हन में रखना है। इसी तरह से टेट्रोज की एग्जांपल ही कोई नहीं है आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक में, लेकिन आपको फेडरल में एग्जांपल मिलेगी और आप याद करेंगे। एरिथ्रोज जो है वो एल्डो शुगर है, और इसी को एरिथ्रोलोज जब हम बोलेंगे तो वो कीटो शुगर है। और ये आपके 9 बुक में मौजूद है कि रेयर इन नेचर होते हैं, फाउंड इन सम बैक्टीरिया, यानी कि ये आपको स्टेटमेंट दी जा सकती है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेयर इन नेचर एंड फाउंड इन बैक्टीरिया, तो इसका आंसर वैसे तो आप टेट्रोज याद रखेंगे, लेकिन अगर वहां पर ऑप्शन में टेट्रोज ना लिखा हुआ और आप लोगों को उसने एग्जांपल्स लिख कर दी हुई, तो फिर याद रख लेना है एरिथ्रोज इज एल्डो शुगर, एरिथ्रोलोज इज कीटो शुगर। पेंटोज की भी आपको एग्जांपल याद रखनी है, राइबोज एल्डो शुगर है, डीऑक्सी राइबोज ये भी एक तरह से एल्डो शुगर है, बट राइबुलोज ये कीटो शुगर है। और ये जो डीऑक्सी राइबोज है इसको मैं जरा हाईलाइट इसलिए करता हूं क्योंकि आपको अभी जो पीछे मैंने बात बताई कि अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो होती है वो सेम वैसी ही होती है जैसे कि पानी में, बट इस केस में ऐसा नहीं है। अब इसका फार्मूला अब आपको पता है कि मैं लिख के देता हूं आपको दोबारा से इसका फार्मूला कि सोर्स इसमें सी आप लोग कितने देखेंगे, डेफिनेटली ये 5 कार्बन शुगर है तो फिर इसमें C5 होगा, लेकिन अगर आप हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन जारी बात है कि ये 10 ही होगी, बट जो मेन डिफरेंस आएगा इसका राइबोस से वो क्या है कि ऑक्सीजन का नंबर इसके अंदर 5 नहीं 4 होता है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। अब ये वो बात है जो कि आपको याद रखनी है कि जी विच कार्बोहाइड्रेट हैज द डिफरेंट रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज कंपेयर टू वाटर, तो उसमें डीऑक्सीराइबोस आता है क्योंकि इसमें देखें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो 2:1 नहीं बन रही, और क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन कम हो गई है, तो इस वजह से ये वो वाहिद कार्बोहाइड्रेट है जिसके ऊपर वो वाटर वाला जो फॉर्मूला वो अप्लाई नहीं होता, तो हम वैसे हाइड्रेटेड कार्बन बोलते हैं, बट ये हाइड्रेटेड कार्बन नहीं है। अगर आपको पूछा जाए कि विच कार्बोहाइड्रेट इज नॉट अ हाइड्रेटेड कार्बन, तो उसमें नाम किसका याद रखेंगे आप लोग, डीऑक्सी राइबोस का। अब उससे आगे चलते नहीं, हमारे पास नेक्स्ट है हेक्सोज, उसके अंदर 6 कार्बन होती हैं, 4 एग्जांपल्स आपको लिखी नजर आ रही हैं, ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज एंड मेनोज, और इसमें से जो ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और मेनोज हैं ये तीनों के तीनों एल्डो शुगर हैं, वाइल फ्रुक्टोज जो है वो कीटो शुगर है। लास्ट वन इज हेप्टोज है, हेप्टोज के अंदर ग्लूकोहेप्टोज ये एक एल्डो शुगर की एग्जांपल है, और सीडोहेप्टुलोज तो ये एक कीटो शुगर की एग्जांपल है। तो इस तरह हर एक की एल्डो शुगर हर एक की कीटो शुगर आपने जरूर याद रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद हम चलते नहीं नेक्स्ट वर्ड, हमारे पास जो अगली बात है यानी कि अगली स्लाइड की तरफ, उसमें ये आपको कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने शो किए हैं, यानी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लैक्टोज का, फ्रुक्टोज का, क्योंकि आपकी बुक के अंदर सिर्फ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ग्लैक्टोज का और फ्रुक्टोज का नहीं है। तो एक चीज आपको बतानी है इसमें इसमें अभी फिलहाल मैंने मेनोज का स्ट्रक्चर शो नहीं किया, वो ये कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज आपस में आइसोमर हैं, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज भी आइसोमर हैं, यानी ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर हैं। बट एक चीज आप लोगों को एडिशनली याद रखनी है वो है एपीमर, कि ये एपीमर क्या होता है। एपीमर कहते हैं कि जब किसी के अंदर सिर्फ एक कार्बन की अरेंजमेंट डिफरेंट हो, बाकी सारी कार्बन सेम अरेंजमेंट शो कर रही हो। लाइक फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड ग्लूकोज की अगर मैं बात करूंगा, इसको भी मैं थोड़ा सारी हाईलाइट करके ही मेंशन कर देता हूं। अगर मैं इन दोनों की बात करूंगा तो इसका देखिए कार्बन 1 सेम अरेंजमेंट शो कर रहा है, कार्बन 2 सेम अरेंजमेंट शो कर रहा है, कार्बन 3 भी सेम अरेंजमेंट शो कर रहा है, बट ये जो कार्बन 4 है दोनों केसेस में ये डिफरेंट अरेंजमेंट शो कर रहा है ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल, यानी कि ग्लूकोज के अंदर नंबर 4 कार्बन पर राइट साइड पर हाइड्रोक्सल है, लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन है, वाइल ग्लैक्टोज के केस में आपको राइट साइड पर हाइड्रोजन मिलेगा और लेफ्ट साइड पर हाइड्रोक्सल। तो ऐसी एक जो डिफरेंस में अब बात आएगी, यानी बाकी देखें नंबर 5 पर भी अरेंजमेंट सेम, नंबर 6 पर भी अरेंजमेंट सेम, तो उस वजह से आप लोग फिर इन दोनों को एक दूसरे का बोलेंगे एपीमर। और किस कार्बन की जो डिफरेंस के हवाले से बात हमने देखी तो वो है C4, तो फिर हम इनको एक दूसरे का बोलते हैं C4 एपीमर, ठीक है। तो ये जरा जेहन में रख लेनी C4 एपीमर, बिकॉज अब ये क्योंकि जारी बात है मैं इसका पेन यूज कर रहा हूं तो इस वजह से आप लोगों को इसी तरह से लिखा नजर आएगा जैसे मैं अभी लिख रहा हूं। तो ये एपीमर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। और कौन से वाले एपीमर्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि ये हैं एक दूसरे के C4 एपीमर्स, तो जब एक कार्बन डिफरेंट हो तो उस कार्बन की बेस पर इनको एक दूसरे का आइसोमर कहते हैं, एपीमर कहते हैं। तो ग्लूकोज का ग्लैक्टोज के साथ अगर डिफरेंस कहेंगे तो ये C4 एपीमर्स हैं। बट क्या ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज का भी एपीमर है और क्या ग्लैक्टोज फ्रुक्टोज का एपीमर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वो एल्डो शुगर है और वो कीटो शुगर है। और अगर इन केस आप बात करेंगे तो वहां पर एक कार्बन का डिफरेंस नहीं है बल्कि एक से ज्यादा कार्बन का डिफरेंस है। तो इस वजह से देखें ग्लूकोज का भी पहला भी कार्बन डिफरेंट अरेंजमेंट शो कर रहा है, दूसरा भी डिफरेंट शो कर रहा है, इसका मतलब ये एक दूसरे के आइसोमर तो कहला सकते हैं, एपीमर नहीं कहला सकते। इसी तरह से ग्लैक्टोज भी फ्रुक्टोज का आइसोमर तो कहला सकता है, एपीमर नहीं कहला सकता। उसके बाद एक और चीज जो आप लोगों की बुक के अंदर चीज मौजूद है, ग्लूकोज की कुछ इंफॉर्मेशन हैं वो भी आप जेहन में रखेंगे कि इन फ्री स्टेट ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स। फिर ह्यूमन ब्लड के अंदर नॉर्मली कंटेन कितनी ग्लूकोज होती है, 0.08%, और ये भी याद रख लें ये परसेंटेज है, तो इसका मतलब 100 ml अगर ब्लड होगा
तो उसमें 0.08 ग्राम ग्लूकोज होगी। लेकिन अगर ब्लड की क्वांटिटी चेंज करके पूछी जाती है, यानी कि 1000 ml ब्लड पूछा जाता है तो उसमें कितनी होगी, 1 ml पूछा जाता है तो उसमें कितनी होगी, तो परसेंटेज तो 0.08 ही रहेगी, लेकिन फिर उस वक्त आप ग्राम के अंदर वैल्यू को चेंज कर देंगे। ठीक है, 717.6 किलो कैलोरीज ऑफ सोलर एनर्जी इज यूज्ड फॉर द synthesis of 10 gram of glucose because it is the major product of photosynthesis. कार्बोहाइड्रेट्स की इंपॉर्टेंस में याद रखना होता है कि these are the main products, primary products, major products as well as the intermediate products. ये जो पीछे ग्लिसरैल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का हमने नाम लिया होता है, ये बकायदा आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है कि दे आर इंटरमीडिएट ऑफ फोटोसिंथेसिस एज वेल एज रेस्पिरेशन। तो फिर कार्बोहाइड्रेट्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में भी आते हैं, फाइनल प्रोडक्ट में भी आते हैं, बट फोटोसिंथेसिस की किस चीज में नहीं आते, रिएक्शन या रिएक्टेंट के अंदर नहीं आते, तो ये दे आर नॉट रिएक्टेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो ये ध्यान में रख लें कि अगर 10 ग्राम ग्लूकोज पौधा बनाना चाहता है तो उसको 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए, और अगर वो 1 ग्राम बनाना चाहे तो इसको 10 पे डिवाइड करेंगे, अगर वो 100 ग्राम बनाना चाहे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह भी वैल्यूज पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ गया रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इनका जो डिफरेंस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपकी बुक ने सिर्फ बता तो दिया कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज रेड्यूसिंग होती हैं, सुक्रोज नॉन रेड्यूसिंग होती है, बट हाउ दे आर डिफरेंट। अब इसको जरा क्लियर कर ले कि अगर इनका आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में आप लोगों को जो उनकी वो वाली कार्बन जहां एल्डिहाइड था वो फ्री मिले, वहां पर कुछ ना हो, तो फिर हम उसको रेड्यूसिंग शुगर कहेंगे, बिकॉज वही फ्री कार्बन किसी हैवी मेटल के साथ रिएक्ट करके उसको रेड्यूस कर सकती है। जैसे नीचे एग्जांपल में आपको दिया गया है कि जैसे लिखा हुआ रेड्यूसिंग शुगर के पास एल्डिहाइड कीटोन तो हो सकता है, फ्री होगा वो, सो कैन रिड्यूस द कॉपर आयंस। यानी कि आप लोगों ने ये अगर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट किया हो लैब के अंदर तो आपको पता होगा कि जी वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता पहले ग्रीन, येलो, फिर उसके बाद ये ऑरेंज और फिर ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाता है। वो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनने की मेन वजह क्या होती है कि कॉपर +2 से +1 हो जाता है, यानी कि उसकी रिडक्शन हो जाती है, और कॉपर +2 सॉल्युबल फॉर्म होती है और कॉपर +1 उसकी इनसॉल्युबल फॉर्म होती है। तो इस तरह अगर कोई ऐसा करेगा, कोई शुगर ऐसा कर सकता है कि वो हैवी मेटल को रेड्यूस कर दे, तो इसी को फिर हम रेड्यूसिंग शुगर कहते हैं। जो किस वजह से वो रेड्यूस करता है, अपने फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन की वजह से, और ग्लूकोज के पास भी फ्री एल्डिहाइड है, फ्रुक्टोज के पास भी फ्री एल्डिहाइड है, बट सुक्रोज के पास फ्री एल्डिहाइड नहीं होता और ना ही पॉलीसेकेराइड्स के पास ऐसा होता है, तो इसलिए वो नॉन रेड्यूसिंग में आते हैं। अब इसमें एग्जांपल किस किस की आप याद रखेंगे रेड्यूसिंग के अंदर, माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लैक्टोज, ऑल ऑफ दीज आर द रेड्यूसिंग शुगर्स। और जो नॉन रेड्यूसिंग में एग्जांपल याद रखेंगे वो है सुक्रोज एंड ऑल अदर पॉलीसेकेराइड्स। हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड डाइसेक्राइड्स की तरफ। डाइसेक्राइड्स की 3 एग्जांपल आपकी बुक ने आपको दी हैं, वो याद रख लें। माल्टोज किससे बनता है जी, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, दो यारी बात सारी बातें नहीं, मोनोसेक्राइड्स हैं जो आपस में मिलते हैं। अब इनका फर्दर स्ट्रक्चर मैं आपको साथ दिखा रहा हूं एक चीज समझाने के लिए कि जब ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलेगी, ये है जी नीचे माल्टोज का स्ट्रक्चर, तो फिर जो बॉन्ड बनेगा वो याद रखेंगे वो है α1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी कि अल्फा इसलिए क्योंकि पहली वाली जो शुगर हमें नजर आ रही है वो एल्डो शुगर है, यानी बल्कि वो इसमें अल्फा शुगर, अल्फा बीटा शुगर क्या होती है कि अगर आपको फर्स्ट कार्बन जो रिंग की फर्स्ट कार्बन है उसमें हाइड्रोक्सिल की पोजीशन नीचे मिले तो वो कहलाती है अल्फा शुगर, और अगर उसमें वो ऊपर मिले तो वो कहलाती है बीटा शुगर। अब इसमें जो पहली शुगर होगी उसको माइंड में रखते हुए हम बॉन्ड का नाम लेंगे, तो बॉन्ड का नाम है α1,4 ग्लाइकोसिडिक, क्योंकि पहले शुगर का कार्बन 1 है और दूसरी शुगर का कार्बन 4 है। लेकिन अगर आप सुक्रोज की बात करें जिसका कॉमन नेम क्या है, टेबल शुगर। एक और चीज, माल्टोज का कॉमन नेम भी याद रखिएगा, माल्ट शुगर के साथ साथ फ्रूट शुगर, ठीक है। और जो सुक्रोज है वो टेबल शुगर, जिस तरह टेबल साल्ट सोडियम क्लोराइड है तो सुक्रोज टेबल शुगर। और इसमें जो दो मोनोसेक्राइड्स रोल प्ले करते हैं वो है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ठीक है। और उसके साथ साथ आप लोगों को फर्दर इसमें याद रखना है एक चीज, मैं जरा जी क्लियर कर दूं। चले, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों एल्डो शुगर हैं, दोनों हेक्सोजेस हैं। डिफरेंस क्या है, ग्लूकोज एक क्या है, बल्कि दोनों एल्डो शुगर नहीं है, ग्लूकोज एल्डो शुगर है, फ्रुक्टोज कीटो शुगर है, बट दोनों रेड्यूसिंग शुगर है, दोनों रेड्यूसिंग शुगर है। लेकिन जिसको प्रोड्यूस करती हैं सुक्रोज वो एक नॉन रेड्यूसिंग, और वो कैसे, वो मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं, पीछे भी मैंने बात समझाई। देखें, ग्लूकोज का एल्डिहाइड वाला कार्बन फ्रुक्टोज के कीटो वाले कार्बन के साथ जुड़ा, ठीक है। ये जो नीचे माल्टोज का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया उसमें ग्लूकोज का एल्डिहाइड वाला कार्बन दूसरी ग्लूकोज के एल्डिहाइड वाले कार्बन से नहीं मिला था,
एल्डिहाइड वाला कार्बन कौन से वाला है, ग्लूकोज का कार्बन 1। तो स्टिल माल्टोज बनने के बावजूद उसका जो कार्बन 1 है वो स्टिल क्या रहा, फ्री रहा। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये देखें ये स्टिल क्या है, फ्री। हमें कैसे पता चल रहा है फ्री है, कि इसका हाइड्रोक्सल फ्री पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये फिर क्या है, रेड्यूसिंग शुगर है। अब ऊपर अगर आप इनकेस देखेंगे जी, ग्लूकोज का जो कार्बन अल्फा था यानी कि जो 1 कार्बन था, वो अगर आप देखेंगे तो फ्रुक्टोज की जो बीटा कार्बन है यानी कि सेकंड कार्बन है, उधर ही कीटो शुगर थी या उधर ही कीटोन था, उसके साथ जुड़ा है। इसका मतलब इसका कोई भी वो कार्बन जिस पर एल्डिहाइड या कीटोन था वो फ्री नहीं रहा, और अगर ये फ्री नहीं रहा तो सुक्रोज क्या है, फिर नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। तीसरा केस है जी लैक्टोज, जिसको मिल्क शुगर कहते हैं, जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से बनता है। अब इसमें पहले ग्लैक्टोज है, सेकंड नंबर पर ग्लूकोज है। अब ग्लैक्टोज जो है वो बीटा शुगर है, यहां पर आपको नजर आ रहा है कि उसका हाइड्रोक्सल ऊपर होता है, ठीक है। और जो ग्लूकोज होती है उसका जो कार्बन है वो यानी हाइड्रोक्सल जो है नंबर 4 पर, वो नीचे होता है। तो बॉन्ड सीधा सीधा नहीं बन रहा, बॉन्ड पहली बार टेढ़ा बन रहा है। तो इस लिंकेज को मैं बोलूंगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी माल्टोज के केस में क्या थी, अल्फा 1,4, और लैक्टोज के अंदर क्या है, बीटा 1,4। इसलिए आपने एक बात पढ़ी होगी, अगर आपको याद हो, कि कुछ जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर लैक्टेज एंजाइम नहीं है, जिसकी वजह से वो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते और उनको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो जाती है। और लैक्टोज की डाइजेशन माल्टोज की डाइजेशन से डिफरेंट भी है और मुश्किल भी है। उसकी मेन वजह कि माल्टोज के अंदर अल्फा लिंकेज है, जबकि लैक्टोज के अंदर बीटा लिंकेज है। तो इस वजह से आप लोगों को इसकी डायरेक्शन जो होगी वो थोड़ी सी मुश्किल मिलेगी, ठीक है। ये कुछ बातें होंगी जी हमारे पास डाइसेक्राइड्स को रख के माइंड में। हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पोलिस डाइसेक्राइड्स की फर्दर, बल्कि ये तो पोलिसेक्राइड आ गया, ऊपर गलती से डाइसेक्राइड लिखा हुआ है। मैं पहले इसको जरा चेंज कर दूं, ऊपर मैं पोलिसेक्राइड कर दूं, फिर उसके बाद मैं आपको ये समझाता हूँ सारा। जी अब सही हो गया जी, ये पॉलीसेकेराइड्स हैं तीनों, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। और इसमें वैसे और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, एगार भी एग्जांपल इसमें आता है, काइटिन भी आता है, फिर कैराजिनिन भी आता है, बहुत सारे आते हैं, पैक्टिन भी आता है। लेकिन आपको ये तीन इसलिए याद रखने हैं कि पीएमसी के सिलेबस में जो आपको एग्जांपल्स याद करनी थी वो सिर्फ ये तीन थी। बाकी काइटिन का स्ट्रक्चर फेडरल की बुक में बना हुआ है, आपकी बुक में तो सिर्फ स्टार्च का स्ट्रक्चर है, लेकिन फेडरल की बुक में ऑलमोस्ट सबके स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो लेकिन मैं आपको अभी स्टार्च का, ग्लाइकोजन का, सेलुलोज का, तीनों का स्ट्रक्चर अभी दिखाता हूं। उससे पहले ये छोटा सा कंपैरिजन मैं आपको बता दूं कि स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यील्ड होते हैं, ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस से भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल यील्ड होता है, सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस से भी ग्लूकोज। ये तीनों की कॉमन बात है। डिफरेंस क्या है, मैं वो आपको थोड़ा सा बता दूं कि सेलुलोज के अंदर जो ग्लूकोज होती है वो बीटा ग्लूकोज होती है, और ग्लाइकोजन और स्टार्च के केस में जो ग्लूकोज होती है वो अल्फा ग्लूकोज होती है। ये अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको पीछे दिया। दूसरी बात जो याद रखनी है वो है प्लांट कार्बोहाइड्रेट स्टोर, जो है वो स्टोरेज मटेरियल स्टार्च है। ये एनिमल के अंदर जो स्टोर होगा वो ग्लाइकोजन है, डेट्स वाई इसको हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, एनिमल स्टार्च। बल्कि वो भी मैं जरा ऐड कर देता हूँ इसके अंदर ये बात को, बल्कि ये जो है टेबल बना हुआ है शायद मुश्किल से ही हो सके। एनीवेज याद रख लें कि एनिमल कार्बोहाइड्रेट को हम एनिमल स्टार्च का नाम भी देते हैं। वाई, बिकॉज ये स्टोरेज मटेरियल है एनिमल्स का, और अगर इन केस स्टोरेज की बात की जाए तो ज्यादा तौर पर प्लांट्स के अंदर स्टार्च होता है, लेकिन क्योंकि एनिमल्स के अंदर स्टोर होता है ग्लाइकोजन तो हम इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं। और सेलुलोज जो है मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है नेचर में, ये आपने पढ़ा होगा। प्योर फॉर्म अगर आपको सेलुलोज की कहा जाए तो वो कॉटन है, ये भी आपने पढ़ा होता है कि कॉटन इज द प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। तीसरी बात याद रखनी है कि स्टार्च ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ, ग्लाइकोजन रेड कलर देता है, जबकि सेलुलोज कोई कलर प्रोवाइड नहीं करता। और फिर सेकंड लास्ट पर आ गई बात कि इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। स्टार्च के बारे में अभी हम आगे बात करते हैं। दो तरह का स्टार्च है, एक हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल है, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये इनसॉल्युबल है, यानी कि अगर आप हॉट वाटर नहीं ले रहे तो बिल्कुल भी हल नहीं होगा। और अगर आप फिर अमाइलोपेक्टिन स्टार्च की बात करेंगे तो वो तो गर्म पानी के अंदर भी हल नहीं होगा। अब इसकी दो टाइप्स हैं, ग्लाइकोजन के आगे कोई टाइप नहीं, सेलुलोज के आगे कोई टाइप नहीं, तो हम उन्हीं दो टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार्च के नाम से आपको लिखा नजर आ रहा है जी। अमाइलो स्टार्च, अमाइलोपेक्टिन स्टार्च, अनब्रांच चेन, ब्रांच चेन, सॉल्युबल इन हॉट वाटर, इनसॉल्युबल इन हॉट वाटर और कोल्ड वाटर। अब इनका दोनों का स्ट्रक्चर का कंपैरिजन मैं आपको दिखा दूं। आपकी बुक ने सिर्फ आपको अमाइलोज का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर नहीं दिखाया, तो आप थोड़ा सा इसको जरा क्लियर कर लीजिएगा। ये आपको राइट साइड पर बना नजर आ रहा है अमाइलोज, और लेफ्ट साइड पर बना नजर आ रहा है माइलोपेक्टिन, यानी पहले माइलोपेक्टिन और बाद में माइलोज। अमाइलोज के अंदर आपको स्ट्रेट चेन मिलती है ग्लूकोज की, उसमें कोई ब्रांच नहीं बनती, तो जस्ट एक ही बॉन्ड दिखाई दे रहा होता है,
यानी कि उनकी लिंकेज आपस में जो हो रही होती है वो है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन जब दूसरी तरफ आते हैं माइलोपेक्टिन के अंदर, तो ऊपर वाली चेन की नीचे वाली चेन के साथ एक लिंकेज है, एक अटैचमेंट है, और वो किस वजह से है? ऊपर वाली चेन का कार्बन 1 यानी शुगर का कार्बन 1 और नीचे वाली शुगर का कार्बन 6, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है वो है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मैं इसको हाईलाइट कर लूं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि मेन डिफरेंस इनके स्ट्रक्चर में क्या है। मेन डिफरेंस इनके स्ट्रक्चर में है जी, इसमें एडिशनल बॉन्ड है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जबकि अमाइलोज के अंदर ऐसा कोई बॉन्ड नहीं। एंड दैट इज द रीजन कि अमाइलोज हॉट वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, बट कि अमाइलोपेक्टिन इस लिंकेज की वजह से, इस ब्रांच की वजह से हल नहीं होता किसी भी किस्म के पानी में। तो इस वजह से ये एडिशनल जो आपको एक बॉन्ड नजर आ रहा है, इसका नाम जरूर याद रखना है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन स्टार्च। उसके बाद हम चलते नहीं नेक्स्ट वर्ड, हमारे पास कुछ आखिरी बात एक दो छोटी सी जो रह गई वो है कुछ और स्ट्रक्चर्स मैंने शो किए हैं पॉलीसेकेराइड्स के, जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर जस्ट लाइक अमाइलोपेक्टिन स्टार्च है। अगर आप देखें तो इसमें भी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, अल्फा 1,6 भी आपको नजर आ रहा है। लेकिन जो एडिशनल बात याद रखने वाली है वो ये कि ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा ब्रांच्ड होता है, यानी कि ये हाईली ब्रांच्ड होता है, और अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर जरा सिंपल ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। सेलुलोज के केस में आप लोगों को मिलेगी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जैसे मैं पीछे बता रहा था कि सेलुलोज के केस में जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो बीटा शुगर्स हैं, यानी उनका जो हाइड्रोक्सल होता है फर्स्ट कार्बन पर वो ऊपर वाली पोजीशन पर होता है, जिसकी वजह से ये देखिए बॉन्ड टेढ़ा बन रहा है। और एक और जगह जो स्ट्रक्चर है जी कुछ बुक्स के अंदर जैसे आपको बना नजर आता है, ये मैं नीचे अब उसका वो वाला स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ जो कि जरा ऊपर वाले स्ट्रक्चर से इस वजह से डिफरेंट है कि इसमें पोजीशंस ऑफ शुगर उल्टी और सीधी हैं। अगर शुगर सीधी लगी हुई है तो बीटा पोजीशन ऊपर होगी, और अगर शुगर नीचे लगी हुई है तो बीटा पोजीशन नीचे हो जाएगी। तो इसका मतलब फिर पहला बॉन्ड अगर आपको नजर आ रहा है ऊपर, तो अगला बॉन्ड फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो इस तरह से अल्टरनेट करके ये पोजीशन जब ऊपर नीचे आती हैं तो फिर इस तरह से आपको लिंकेज नजर आती है। और ये भी सेलुलोज का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जानने इसलिए जरूरी थे क्योंकि समटाइम्स सिर्फ स्ट्रक्चर बना होता है और आपसे पूछा जाता है कि ये इनमें से बताएं किसका स्ट्रक्चर है। तो फिर आप लोग इस तरह से याद रख लेंगे कि ये हमारे पास ग्लाइकोजन का कैसा है, सेलुलोज का कैसा है। तो इस वजह से ये भी टेस्ट के अंदर स्ट्रक्चर्स देकर आपको उनका नाम पूछा जा सकता है। ये था ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। जितनी भी बातें आपके सिलेबस में शामिल थी मैंने उसको जरा शॉर्ट करके बता दिया है। बाकी डिटेल आप लोगों को नोट्स में इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वो जैसे मैं आपसे पीछे डिस्कस कर चुका हूं। थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का आज का टेस्ट जो है अच्छा होना चाहिए। अगर आप ये पूरा लेक्चर देखते हैं तो आपकी हर चीज मेरे ख्याल से क्लियर हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बिफोर टेस्ट आप लोग पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर जिनके पास नहीं है, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनको आप जरूर दें और इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कहें, क्योंकि सबके लिए फायदेमंद है। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।